इस दुनिया में हमारे अलावा बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो हम बिल्कुल भी नहीं जानते। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं जिसमें सब कुछ बहुत ही अजीब होता है। आप इस पूरी कहानी को इस कदर सुनिएगा और समझिएगा जैसे आपकी इमेजिनेशन पूरी तरीके से खुल चुकी है। किसी भी चीज को लॉजिक के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये कहानी बिल्कुल समझ नहीं आएगी, क्योंकि हम आज एक अलग दुनिया की बात करने वाले हैं जहाँ पर कुछ अजीब लोग रहा करते हैं जो हमारी तरह नहीं दिखते। जैसे कि हम इस दुनिया में रह रहे हैं, पर इस दुनिया के अलावा भी मल्टीवर्स दुनिया है, यानी यहाँ पर कुछ डायमेंशन है। जैसे हम मानते हैं कि अभी हम 3D डायमेंशन में जी रहे हैं, पर कुछ अजीब अनसुलझे डायमेंशन जो अभी इसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम ये जाने कि हम लोग अगर एटम से बने हैं, न्यूक्लियस से बने हैं, तो इस संसार में कुछ जीव ऐसे भी हैं जो अजीब तरीके से बने हैं, जिन पर साइंस या लॉजिक लागू नहीं करता, जो बहुत से प्रश्न एक साथ खड़े कर देती है। क्योंकि हमें पता है कि साइंस जैसी चीज होती है और हम लोग आजकल की दुनिया में साइंस को ही ज्यादा मानते हैं, जिस वजह से हम लोग अलग दुनिया के एहसास को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि साइंस हर बात पर लॉजिक को मानता है। पर अभी भी हमने इस दुनिया को साइंस के हिसाब से 1% तक ही सॉल्व किया है, पर अभी तक 99% अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस दुनिया है, जहाँ क्या होता है, कब होता है, क्यों होता है, किस वजह से होता है, कौन करता है, इसको कोई नहीं जानता। ये सारी बातें तो होती रहेगी। हम लोग अब हमारी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाने वाली है, इसीलिए बने रहिएगा इस कहानी के अंत तक। और कहानी को पूरा सुनने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो अब हम शुरू करते हैं इस कहानी को, जहां हम किसी नई दुनिया की बात करेंगे। इंस्पेक्टर विजय आता है इंस्पेक्टर राजेश के पास। तो अब हम सुनेंगे कि इन दोनों में क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है। इंस्पेक्टर विजय कहता है, राजेश, सारे के सारे काम छोड़ो और अभी जो जेल में जिस व्यक्ति को 4 दिन पहले पकड़ा गया था वो भाग चुका है। फौरन हर जगह की फ्लाइट्स रुकवा दो। कैसे भी करके उस कैदी को पकड़ने का तरीका ढूंढो। जितनी भी पुलिस ऑफिसर्स हैं सबको बता दो। हर जगह नाकाबंदी करवा दो, कोई कहीं से भी जा ना सके। सबके काम रुकवा दो, जाओ जल्दी। अगर उस आदमी को नहीं पकड़ा तो वो सबको बर्बाद कर देगा। वो बहुत ही खतरनाक खूनी है। राजेश कहता है, ओके सर, और वो वहां से चला जाता है। बाकी के पुलिस ऑफिसर्स उस कैदी के जेल से भाग जाने पर पूरे जेल की तलाशी लेते हैं और जिसमें उस कैदी को बंद किया गया था उसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल करते हैं, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि आखिर उस जेल के अंदर से कौन सी दीवार से वो कैदी भागा है और उसकी मदद से उस कैदी को जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। कुछ 3 घंटे बाद हर जगह पर सब कुछ बंद करवा दिया जाता है और सब लोग उस कैदी को ढूंढने पर लगे हुए होते हैं। तभी राजेश इंस्पेक्टर विजय के पास आकर कहता है कि एक बात बहुत अजीब है सर, वो आदमी जेल से भागा कैसे, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर वो जेल के अंदर से भागता, दरवाजा खुला होता, पर दरवाजे पर ताला अच्छी तरह से लगा हुआ है और अंदर भी जब सारी दीवारों को चेक किया गया तो कहीं से भी कोई होल नहीं है। तो बिना किसी चीज के वो आदमी यहाँ से भागा कैसे? ये बहुत ही अजीब बात है सर। तभी इंस्पेक्टर विजय कहता है, एक काम करो, ये सब के सब सीसीटीवी चेक करो और देखो कि उस कैदी से कुछ घंटे पहले कोई मिलने आया था क्या, और ये भी देखना कि अभी तक पुलिस स्टेशन में कितने लोग आए थे और कितने लोग यहाँ से जा चुके हैं। लगभग 5 घंटे पहले की रिपोर्ट चेक करो और उन सब में से उस आदमी को ढूंढो जिसने उस खूनी को भगाने में मदद की है, क्योंकि खूनी अकेला यहाँ से नहीं भाग सकता। जाओ और जल्दी पता लगाओ। 2 घंटे बाद कुछ ऐसा अजीब सामने आता है
कि जिस जेल में उस कैदी को रखा गया था, उस जेल की पूरी जांच करने पर एक बहुत ही अजीब और पुरानी और डरावनी सी किताब वहां पड़ी मिलती है। सब पुलिस वाले उस किताब को खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो किताब खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसके ऊपर एक ताले जैसा चिन्ह बना हुआ था, जो ये दर्शा रहा था कि वो किताब किसी चाबी से ही खुल सकती है। उस जेल में वो चाबी भी बहुत ढूंढने की कोशिश की गई, पर वो नहीं मिली। फिर उस किताब को आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज दिया गया और किताब पर लगे हुए फिंगरप्रिंट्स को भी चेक किया गया, तो वहां पर लगभग 7 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले। एक फिंगरप्रिंट्स उस कैदी का ही था, लेकिन बाकी के कुछ अलग लोगों के थे। फिंगरप्रिंट्स को चेक करने पर भी ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन 5 घंटे में जितने भी लोग वहां पर आए थे, उन सब के फिंगरप्रिंट्स को जब चेक किया गया तो पुलिस स्टेशन में फिंगरप्रिंट्स के हिसाब से एक साइंटिस्ट को बुलाया गया और उससे कुछ सवाल जवाब किए गए। जो बातें उस साइंटिस्ट ने बताई वो बहुत ही अजीब थी। तो चलिए अब सुनते हैं कि उस साइंटिस्ट ने क्या कहा। इंस्पेक्टर विजय कहता है, कौन हो तुम और खूनी को भगाने के लिए तुमने उसकी मदद क्यों की? जल्दी बताओ कि खूनी कहाँ छिपा है, नहीं तो तुम्हें भी जेल पहुंचा दिया जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उससे अच्छा है जल्दी बता दो, तुमने उस खूनी को कहाँ छुपाया है? साइंटिस्ट जैक कहता है, कौन सा खूनी सर? मैं किसी खूनी को नहीं जानता। अब मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे जाने दीजिए। मैं ना ही किसी खूनी को जानता हूँ और ना ही मैंने कभी किसी का खून किया है, मुझे जाने दीजिए सर। ये बात सुनकर इंस्पेक्टर विजय कहता है, 1 मिनट, मैंने तुम्हें कब कहा कि तुमने कोई खून किया है? मैंने तो सिर्फ तुमसे ये सवाल पूछा था कि खूनी कहाँ है, तो खून करने की बात कहाँ से आई? साइंटिस्ट जैक कहता है, अरे मेरा मतलब वही है कि मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे जाने दीजिए। देखिए, बिना किसी सबूत के आप मुझे इतनी रात को अरेस्ट नहीं कर सकते, मुझे मेरे घर जाना है, आप मुझे जाने दीजिए। इंस्पेक्टर कहता है, अबे ओ, हम तुझे रात को अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं, अब ये तू हमें सिखाएगा? खूनी को भगाता है पहले, फिर बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। सबूत चाहिए ना तुझे? मैं बताता हूं तुझे। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर विजय ने वही पुरानी अजीब सी भयानक दिखने वाली बुक को उस साइंटिस्ट के सामने रखा और उससे कहा, क्या तुम इस बुक को नहीं जानते और कोई सबूत चाहिए तुम्हें? जैक कहता है, देखिए, मैं ऐसी कोई अजीब सी बुक को नहीं जानता। ऐसे कोई भी बुक मेरे सामने रखकर आप ऐसे थोड़ी ना कह सकते हो कि ये सबूत है। मेरा इस बुक से कोई नाता ही नहीं है। कौन सा सबूत और किस सबूत की बात कर रहे हैं आप? इस बुक को तो मैं पहली बार देख रहा हूं। तभी विजय कहता है, सच में इस बुक को पहली बार देख रहे हो? अगर सच में इस बुक को पहली बार देख रहे हो तो इस बुक पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स कैसे हैं? बताओ। अब ये मत कह देना कि किसी दूसरे इंसान के होंगे, और ये भी मत कहना कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स इस पर कैसे आए, क्योंकि अगर ऐसी फालतू की बकवास की ना तो अभी रिमांड रूम में भेज दूंगा। सच सच बता, इस बुक से तेरा क्या नाता है और खूनी को कहाँ भेजा है? और इस बुक में ये जो ताला लगा है, इसकी चाबी कहाँ है? बोल जल्दी। जैक शांति से बस इंस्पेक्टर विजय की आंखों में देख रहा था और एक रहस्यमयी चुप्पी के साथ बैठा था। वो कुछ नहीं बोल रहा था और ना ही कोई एक्सप्रेशंस दे रहा था। इस गुमसुम से चुप रहने की वजह से विजय को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद जैक खुद ही कहने लगा, देखिए सर, मेरा इस बुक से कोई नाता नहीं है, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तभी इंस्पेक्टर विजय गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तो थोड़ी देर पहले तुम पुलिस स्टेशन क्या करने आए थे? तभी जैक कहता है, मैं अपनी माँ से मिलने आया था सर। उसके बाद इंस्पेक्टर विजय अब धीरे से और प्यार से कहता है, अच्छा, तुम अपनी माँ से मिलने आए थे? तो वो कौन से ब्लॉक में है? कहाँ गए थे तुम अपनी माँ से मिलने के लिए? साइंटिस्ट जैक कहता है, सर मैं ब्लॉक ए में गया था। तभी इंस्पेक्टर कहता है,
अच्छा, तो तुम थोड़ी देर पहले ए ब्लॉक में अपनी माँ से मिलकर चुपचाप चले गए, है ना? जैक ने हाँ में सिर हिलाया। तभी विजय एक बार फिर से तेज आवाज में कहता है, क्या तुम्हें ये बात नहीं पता कि 2 दिन पहले तुम्हारी माँ को ब्लॉक ए से ब्लॉक बी में शिफ्ट किया गया था? तो आखिर तुम ब्लॉक ए में तुम्हारी माँ से कैसे मिलने गए? पागल समझाए मुझे? और अगर तुम्हें ये बात पता नहीं थी तो ए ब्लॉक में मिलने के बाद चुपचाप घर कैसे चले गए? और बाद में बी ब्लॉक में क्यों नहीं गए? तुम्हारी माँ तो ए ब्लॉक में है ही नहीं, तो तुम किससे मिलने आए थे? किससे मिलकर गए थे? तुम्हारी माँ के भूत से? जवाब दो। जैक अब बिल्कुल शांत हो चुका था। वो कुछ भी नहीं कह रहा था। इंस्पेक्टर उससे यही सवाल बार बार पूछे जा रहा था कि तुम ए ब्लॉक में क्या करने गए थे, क्योंकि ए ब्लॉक में ही वो खूनी था और बुक में भी जैक के ही फिंगरप्रिंट्स थे। इस वजह से अब सारे सबूत, सारा शक सिर्फ साइंटिस्ट जैक के ऊपर ही जा रहा था। अब सुनते हैं कि इसके आगे जैक क्या कहता है। जैक ने कहा, देखिए इंस्पेक्टर विजय, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मुझे उस गुंडे के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही मैं ये जानता हूँ कि मेरी माँ ब्लॉक बी में शिफ्ट हो चुकी थी। देखिए, जब मैं ए ब्लॉक में गया था तो मेरी माँ वहीं थी और मैं अपनी माँ से मिलकर ही आया हूँ। अब आप मुझे गुमराह कर रहे हैं या जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं बस एक चीज जानता हूँ, पर आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। और इस बुक की चाबी भी मेरे पास है। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस बुक पर मेरे फिंगरप्रिंट्स जरूर है, पर इस बुक को जेल में मैं नहीं लेकर आया था। देखिए, दरअसल ये बात कुछ 2 महीने पहले की है। मैं और मेरे कुछ 5 दोस्त थे। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और मैं अपनी लैब जल्दी चला गया था। वहां पर मैं कुछ प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दे रहा था। तभी मेरे एक दोस्त का कॉल आया। उसने मुझसे कहा कि आज हम सब ने रात को 9 बजे के बाद थोड़ा घूमने का प्लान बनाया है, तो इसलिए तुम भी हमारे साथ चलना। तभी इंस्पेक्टर ने सवाल पूछा, 1 मिनट, पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे उस दोस्त का नाम क्या है? जैक जवाब देते हुए कहता है, देखिए सर, मैं अपने दोस्तों का नाम नहीं बताऊंगा। इंस्पेक्टर फिर उससे गुस्से में कहता है, तुम्हें जितना मैं पूछ रहा हूं ना, उसका जवाब दो। तुम अपने सारे दोस्तों का नाम बताओ। उसके बाद जैक ने अपने 5 दोस्तों के नाम बताते हुए कहा, सर, उनके नाम है राजीव, डैनियल, समीरा, रहमान और क्रिस्टीना, और एक मैं, जैक। हम 6 दोस्त थे। मुझे मेरे दोस्त रहमान ने कॉल किया था कि आज रात को 9 बजे के बाद घूमने जाएंगे और शाम के 6 बजे हम सबको रहमान के घर पर ही मिलना था। जैसा उन लोगों ने कहा उस हिसाब से मैं उनके घर पर गया। मेरा दोस्त रहमान इंजीनियर है और क्रिस्टीना इन्वेस्टिगेशन करती है। समीरा भी क्रिस्टीना के साथ ही रहती है और डैनियल रहस्यमय चीज़ों की खोज करता है। राजीव एक आर्टिस्ट है और साथ में ही मूवी डायरेक्टर भी है, और मैं साइंटिस्ट। जब हम लोग शाम को 6 बजे रहमान के घर मिले, तब हम लोग 7 बजे ऐसे ही बाहर थोड़ा घूमने के लिए निकले थे। तभी रास्ते में हमारी गाड़ी बंद पड़ गई। हम लोगों ने गाड़ी से उतरकर आसपास किसी इंसान को ढूंढने की कोशिश की, पर हमें कोई भी नहीं मिला। इसलिए फिर हम वहीं पर, एक छोटा सा घर था, पता नहीं वहाँ कौन रहता है, क्या है, यही सब चेक करने के लिए हम उसी के बाजू में एक छोटी सी लाइब्रेरी थी, वहां बिना कुछ सोचे समझे ही चले गए। और जैसे ही हमने उस लाइब्रेरी के अंदर प्रवेश किया तो वो लाइब्रेरी बहुत ही अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराने जमाने की लाइब्रेरी है। आसपास सिर्फ जंगली एरिया था। हम लोग उस लाइब्रेरी के अंदर जाकर देख रहे थे। वहीं डैनियल को ये रहस्यमय डरावने से बुक मिली थी और डैनियल ने हम लोगों को ये बुक दिखाते हुए कहा, गाइस, मुझे कुछ अलग लग रहा है। क्योंकि डैनियल वैसे भी हमेशा से रहस्यमय चीज़ों की खोज करता रहता था, इस वजह से हम लोगों ने भी क्यूरियोसिटी में उस बुक को खोलकर पढ़ने की कोशिश की थी, पर वो बुक खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी एक अजीब सी आवाज़ उस लाइब्रेरी में गूंजी,
कि मैं एक चाबी से खुलूंगी, तुम मुझे इस चाबी से खोल सकते हो। और ये आवाज लाइब्रेरी के बाहर से भी नहीं आई थी, ना ही रूम के अंदर से आ रही थी। दरअसल वो आवाज उस बुक के अंदर से आ रही थी, जिस वजह से हम लोगों ने उस चाबी को पूरी लाइब्रेरी में ढूंढा और हमें वो चाबी मिल भी गई। फिर हमने उस चाबी से इस रहस्यमयी किताब को खोलना शुरू किया। फिर जो हुआ उसे मैं आज तक नहीं भुला पा रहा। इन 2 महीनों से मैं अपने दोस्तों से कभी मिला ही नहीं हूँ। मेरे सभी दोस्त मुझे छोड़कर चले गए हैं। और ऐसा कहकर जैक जोर जोर से रोने लगा। तभी वहां पर इंस्पेक्टर अजय आता है और वो अपने बिहारी एक्सेंट में कहता है। वो पुलिस स्टेशन में सबसे ज्यादा हेड बनता था और हमेशा ही आगे रहता था। अजय का यही काम था और वो एक बहुत ही खराब पुलिस ऑफिसर भी था। तो अब देखते हैं कि अजय जैक के पास आकर उसे रोते हुए देखकर क्या कहता है। अजय ने कहा, कब पागल समझ रहे हो क्या हमका? हम ना पुलिस वाले हैं और यहाँ पर ऐसे ही वर्दी में ना खड़े रहते हैं, इसलिए मनगढ़ंत कहानियां ना जिसका सिर पैर नहीं है, ये बातें हमको ना सुनाओ। तुमको क्या लगता है ऐसी बातें सुनाकर तुम यहाँ से रफा दफा हो जाओगे? अगर ऐसा सोचने की कोशिश भी कर रहे हो ना तो अभी रिमांड रूम में ले जाते हैं तुमको। साइंटिस्ट होकर हमको उल्लू जैसी बातें सिखा रहा है। हम यहाँ कौन पगलेट है जो तुम्हें यहाँ बिठाकर सवाल जवाब कर रहे हैं? ऐसा कहकर अजय हवलदार से कहता है, एक काम करो, इसको ना रिमांड रूम में ले जाओ और याद रहे तब तक हड्डी तोड़ते रहना जब तक ये सच ना बोले, और सच बोलने के बाद भी ना जब तक हम वहां ना आ जाए पिटाई चालू रहना चाहिए। तभी इंस्पेक्टर विजय अजय से कहता है, सर इसे रिमांड रूम में भेजने से पहले इसकी कहानी तो पूरी सुन लीजिए। तभी अजय कहता है, दिमाग सनक गया क्या तुम्हार? दूसरे काम करो, ये मनगढ़ंत कुछ भी बातें बना रहा है, हमको फंसा रहा है, सारे सबूत इसके ऊपर है, कुछ नहीं है अब जानने के लिए। और तभी विजय अजय सर की बात ना मानकर उस साइंटिस्ट जैक से कहता है, एक काम करो, तुम अपनी कहानी पहले मुझे पूरी सुनाओ। उसके बाद जैक ने अपनी कहानी आगे सुनाते हुए कहा। और हाँ, इस बार जैक के अंदर बहुत ही ज्यादा डर था, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। और ऊपर से वो बिहारी पुलिस वाला जो उसे मारना चाहता था। पर देखते हैं कि जैक कौन सा नया राज खोलता है। और अब आगे जैक बताता है। जैक कहता है, हमने उस लाइब्रेरी में ये बुक को खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। दरअसल इस बुक में बहुत सारे पेज हैं जहाँ पर कुछ अजीब चित्र बने हुए हैं, और हम लोगों ने बुक को रीड करके एक मशीन बनाने का तय किया था। हम लोगों ने एक एक करके सभी पेज को पलटा पलटा कर पढ़ा। 72 पेज नंबर पर उस मशीन को बनाने का तरीका था, पर 73 पेज नंबर उस बुक में था ही नहीं, और डायरेक्ट 74 पर कुछ और अजीब चीजें लिखी हुई थी जो किसी अजीब दुनिया से बिलोंग करती है। इस वजह से हमारी बनाई गई मशीन दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता नहीं बना पा रही थी। इसीलिए हम लोगों ने कुछ अजीब तांत्रिक बाबाओं को बुलाया और उनसे अजीब सी मशीन बनवाकर उस बुक की मदद से हम लोगों ने काला जादू करवाया। और हम लोगों ने ये सब करके उस मशीन में किसी आत्मा की एनर्जी को प्रवेश करवाकर उसे जागृत कर दिया, जिस वजह से वो मशीन 5 से 10 बार ट्राई करने के बाद चलने के लिए तैयार होना शुरू हो गई थी। पर फिर भी हमारी बहुत कोशिश करने के बाद भी वो मशीन जो हमने इस बुक की मदद से बनाई थी वो हमें दूसरी दुनिया में नहीं ले जा पा रही थी। हम सभी दोस्त बस दूसरी दुनिया में जाने के लिए क्यूरियस थे, पर हमारा ये प्लान काम ही नहीं कर रहा था। इसीलिए उसकी उम्मीद छोड़कर हम लोग कहीं अलग अलग जगह पर पहले घूमने गए और फिर घर जाकर रिलैक्स करने लगे। धीरे धीरे मेरे 5 दोस्त अजीब तरीके से गायब होने लगे। घर के सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए। उनके आसपास, मतलब मेरे दोस्तों के आसपास किसी घोस्ट की एंटिटीज कैमरे के थ्रू दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया था, और फिर एक एक करके अजीब तरीके से
मेरे 5 दोस्त हमेशा के लिए गायब हो गए और फिर मैंने बहुत कोशिश की उन लोगों से संपर्क करने की, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सब कहाँ गए हैं। ये बात बहुत अजीब थी कि मैं बस एक ही ऐसा इंसान था जो इस दुनिया में ही रह गया था और मेरे बाकी सारे दोस्त उस डेविल वाली दुनिया में प्रवेश करके मुझसे दूर चले गए थे। ऐसे तो मैंने ये मशीन बनाई थी तो मेरा सबसे पहले वहां जाना चाहिए था, पर फिर भी मैं इसी दुनिया में रह गया। डर के मारे मैं बहुत ज्यादा रोने लगा। थोड़े दिन तक मुझे खुद को भी बहुत अजीब महसूस हो रहा था। फिर मैं एक अजीब सी जगह पर गया जहां मुझे उस तांत्रिक बाबा ने जाने के लिए कहा था। वहां जाकर मैंने कुछ 10 से 15 दिन तक साधना की और अजीब अजीब बाबाओं से मिलकर मैंने फिर से एक नई मशीन बनाने की कोशिश की और कुछ अजीब एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और उसे एक्सपेरिमेंट को जागृत करने के लिए मैंने फिर से काला जादू भी करवाया, जिस वजह से सब कुछ मेरे फेवर में होने लगा और मैंने अपने दोस्तों से कनेक्शन बनाने की भी कोशिश की। मेरा कनेक्शन भी अब मेरे दोस्तों के साथ हो रहा था। दरअसल मेरे 5 दोस्तों में से 4 दोस्त उस अजीब सी भयानक दुनिया में प्रवेश कर चुके थे जो सिर्फ मैं अपने सपनों में देख पा रहा था, और उस मशीन के थ्रू बस मैं ये देख पा रहा था कि मेरा एक दोस्त राजीव, जो उस दुनिया में अभी तक नहीं पहुंचा था, और वो ना ही डेविल की दुनिया में था और ना ही वो हमारी इस दुनिया में था, वो बीच की किसी दुनिया में फंस चुका था। मैंने उसे वापस यहाँ लाने के लिए बहुत कोशिश की और भी लोगों को मैंने अपने साथ जोड़ा ताकि हम सब मिलकर मेरे दोस्त राजीव को वापस लेकर आ सके, पर हम लोग नाकामयाब हो गए और सारा खेल उल्टा पड़ गया। धीरे धीरे करके मेरी माँ बहुत बीमार होने लगी। मुझे और ज्यादा भयानक सपने आने लगे। घर में मुझे किसी के चलने की आवाजें आती, रोने की आवाज आती। मुझे बहुत डर लगने लगा। मेरे दोनों भाई बहनों को मेरी माँ ने ही मार दिया क्योंकि कुछ अजीब डेविल की आत्माएं मेरी माँ को पजेस्ट करने लगी, जिस वजह से मैंने बहुत सारे एग्जॉर्सिस्ट को हायर किया, पर फिर भी मेरी माँ को कोई बचा नहीं पा रहा था, जिस वजह से उन्होंने इतने सारे खून कर दिए और आज वो जेल में बैठी है, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। और आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने उस खूनी को भगाने में मदद की है। मैं तो कभी सपने में भी ऐसा कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे तो खुद के साथ इतनी अजीब घटनाएं बीती है। साइंटिस्ट होने के नाते मैं पहले इन सारी चीज़ों को नहीं मानता था, पर क्यूरियोसिटी की वजह से गलत चीज़ों में हाथ डालने पर मेरे साथ इतना कुछ बुरा होने लगा। ये सब तो मैंने कभी नहीं सोचा था। इसीलिए मेरे परिवार में सिर्फ मैं अपने डैड के साथ अब रहता हूँ और मैं कोई भी क्राइम करने के बारे में सोच भी नहीं सकता सर, क्योंकि मैंने ये सब कुछ मर्डर अपनी माँ को ही करते हुए देख लिया। और आप किस कैदी की बात कर रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। देखिए, जितना कुछ भी सच था, जितना भी मैं जानता था, मैंने वो सब कुछ आपको बता दिया। उसके आगे मुझे कुछ भी नहीं पता। इंस्पेक्टर विजय कहता है। राजीव नाम था ना उसका? जैक कहता है। हाँ सर, मेरे दोस्त का नाम राजीव था। इंस्पेक्टर कहता है। क्या तुम्हें पता है जिस खूनी की हम बात कर रहे हैं, जिस कैदी की हम बात कर रहे हैं, उसका नाम राजीव था? और फिर आगे बताते हुए वो कहते हैं, राजीव को हम लोगों ने जेल में इसलिए डाला था क्योंकि वो अजीब अजीब दुनिया की बातें कर रहा था कि सबको मार दिया जाएगा, सबको खत्म कर दिया जाएगा। और ये सारी बातें सुनकर ही हम लोगों ने राजीव को जेल में डाला था, क्योंकि वो बार बार कह रहा था कि वो किसी का खून करने वाला है, पर उसे हमारी पुलिस टीम ने देखकर जेल में डाल दिया था। पर फिर भी वो यहाँ से भाग गया। अब तुम पहले अपने 5 दोस्तों का स्केच बनवाओगे और तुम्हारे दोस्त राजीव को देखकर तो हम खुद पहचान लेंगे कि तुम्हारा उस खूनी से क्या नाता है।
पर हाँ, ये बात याद रहे कि अगर तुम्हारी मन गढ़ंत बनाई हुई ये जो कहानी है, अगर ये सच्ची है तो ठीक है, अगर ये झूठी निकली ना तो हमेशा जेल की हवालात में सड़ते रहोगे। फिर जैक ने बाकी 5 दोस्तों के स्केच बनवाए। जब उन सबको चेक किया गया तो राजीव ही वो खूनी था जो जैक ने स्केच में बनवाया था, और बाकी के 4 लोगों ने कुछ 5 साल पहले छोटे मोटे क्राइम की वजह से जेल में ऑलरेडी क्रिमिनल के नाम से वो रह चुके थे। ये सब सुनकर विजय को अब जैक के बारे में कुछ अजीब चीजें पता चलने लगी। तभी थोड़ी देर बाद कमिश्नर का ऑर्डर आता है, और ऑर्डर ये था कि उस साइंटिस्ट को छोड़ दो और केस यहीं बंद कर दो। आगे इस केस के बारे में और कोई भी पूछताछ नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहकर कमिश्नर उस केस को बंद करवाने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर विजय को बहुत ही बुरा लगता है, पर फिर वो लोग साइंटिस्ट को अपने घर जाने देते हैं। क्या करते बेचारे, कमिश्नर का ऑर्डर था, और सब लोग, सारे पुलिस वाले अपने अपने घर जाने लगते हैं। इंस्पेक्टर विजय अपने घर जा रहा था। रास्ता बहुत ही ज्यादा सुनसान था, आसपास कोई गाड़ियां नहीं चल रही थी। विजय को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे वो अनकॉन्शियसनेस के स्तर पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हो। जैसे कहूं तो पूरी तरीके से वो बेहोश नहीं हो रहा था, पर कहीं ना कहीं उसे बेहोशी के झटके आ रहे थे, जिस वजह से जैसे ही वो अपने आसपास सब कुछ देखता है तो कुछ धुंधला सा हो जाता है और फिर वापस नॉर्मल हो जाता है। उसे अजीब अजीब लोगों की काली काली परछाइयां नजर आती है अपने आसपास। रास्ते पर गाड़ी चलाते वक्त भी उसे बहुत अजीब सा महसूस होता है। उसके बाद विजय ने गाड़ी को साइड में रोका, बाहर निकला, बॉटल लेकर पानी से अपना मुंह धोने लगा ताकि उसे थोड़ा बेटर फील हो, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो रास्ता इतना ज्यादा सुनसान था कि जहां बहुत ही अजीब फीलिंग उसे आ रही थी। तभी विजय ने जैसे ही अपने सामने देखा तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही ज्यादा बड़ा राक्षस जैसा दिखने वाला आदमी, जैसे कहूं तो 15 से 20 फीट लंबा आदमी, उसकी ओर जोर जोर से बड़े बड़े पैरों के कदमों की आवाज से उसकी ओर आगे आ रहा था। वो बहुत ही ज्यादा भयानक राक्षस दिख रहा था, जो दूर से ही अजीब आवाजें निकालकर भरी आवाजों से आगे बढ़ रहा था। ये सब देखकर विजय जल्दी से अपनी गाड़ी के अंदर जाता है और डर के मारे गाड़ी रिवर्स लेने लगता है, और फिर अचानक से वो गाड़ी थोड़ा सा रिवर्स जाकर रुक गई और फिर वो गाड़ी अपने आप चलने लगी। गाड़ी में लगा गूगल मैप, जिसमें से आवाज आने लगी और वो ये कह रहा था, 300 किलोमीटर पर जाते ही तुम्हारी मौत है। ये आवाज धीरे धीरे करके और बढ़ती जा रही थी। इंस्पेक्टर विजय ये सब देखकर जोर जोर से चिल्ला रहा था, ये सब क्या बकवास है? कौन है? कौन मेरे साथ मजाक कर रहा है? और अब सामने से वो राक्षस भी गायब हो चुका था और किसी के गुर्राने की आवाज बैक सीट से आ रही थी। विजय की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपना सिर घुमाकर पीछे की ओर देखे, क्योंकि जो आवाजें उसे उस राक्षस की वजह से पहले आ रही थी, अब वो उसके गाड़ी के बैक सीट से आ रही है। पूरी गाड़ी में वो भयानक आवाज गूंज रही थी और विजय की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। लेकिन इससे पहले कि विजय कुछ सोच पाता, समझ पाता, उसके सामने से ही एक बहुत ही बड़ा ट्रक भी आने लगा।
और जैसे जैसे गाड़ी किलोमीटर को पार करती जा रही थी, वैसे वैसे गूगल मैप में से आवाज आ रही थी, 200 किलोमीटर के बाद तुम्हारी मौत है। वो आवाज फिर धीरे धीरे ये कहने लगी, 50 किलोमीटर पर तुम्हारी मौत है। और अचानक से गाड़ी का बैलेंस चला गया और वो गाड़ी खाई में जाकर गिर गई और गाड़ी में पूरी तरीके से आग लग गई। रात को ये खबर मिलने पर सभी पुलिस वाले बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए कि आखिर घर जाते वक्त ऐसा क्या हुआ था इंस्पेक्टर विजय के साथ, जिसकी वजह से उनको मौत के द्वार पर जाना पड़ा। आधी रात को ही पुलिस वाले उस जगह पर पहुंचे जहां पर इंस्पेक्टर विजय की गाड़ी खाई में गिर गई थी। न जाने कैसे हर एक पुलिस ऑफिसर के मोबाइल में मैसेजेस और कॉल आ गए थे कि इंस्पेक्टर विजय की मौत हो चुकी है, और किसी ने सबको ये मैसेज भी पहुंचा दिया था कि इंस्पेक्टर विजय की गाड़ी खाई से नीचे गिर चुकी है और उनकी मौत हो गई है। पर ये मैसेज किसने किया, कहां से आए, ये किसी को नहीं पता चला। पुलिस वाले जब आधी रात को उस जगह पर पहुंचे तो सच में इंस्पेक्टर विजय की गाड़ी जंगली एरिया के खाई में नीचे बहुत ही बुरी हालत में पड़ी मिली, पर उसके अंदर इंस्पेक्टर विजय की डेड बॉडी थी ही नहीं। सुबह ही ये खबर मिली कि इंस्पेक्टर अजय की भी रात को मौत हो गई है। अब ये सब कैसे हो रहा था, और ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब भी बनता जा रहा था, क्योंकि इंस्पेक्टर अजय जब वो घर गया तब सब कुछ ठीक था, पर अजय की वाइफ से पूछने पर पता चला कि घर आने पर अजय कह रहा था कि वॉशरूम में कोई है। फिर जब इंस्पेक्टर अजय बाथरूम में नहाने गया तो मिरर में उसे किसी के हंसने की आवाजें आ रही थी और उसे मिरर में किसी की डरावनी शक्ल नजर आ रही थी, जैसे वो अजय को कोई दूसरी दुनिया में बुला रहा हो। और इस वजह से अजय ने अपनी वाइफ को भी रात को बहुत मारा, उससे लड़ाई झगड़ा किया और फिर बालकनी में जाकर अजय ने खुद ही सुसाइड कर लिया। अजय की वाइफ रोते रोते ये सब कुछ पुलिस वालों को बता रही थी कि आज तक अजय ने मुझ पर आंख भी नहीं उठाई थी, लेकिन रात को वो इतने ज्यादा एग्रेसिव कैसे हो गए ये मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। पुलिस वालों ने घर की हर जगह पर देखा, पर किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला। जब इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था तब एक बात उन सबको पता चली कि अजय की और विजय की, इन दोनों की ये मौत एक ही समय पर हुई थी और दोनों के शरीर गायब हो गए थे। जब अजय की सुसाइड करके मौत हुई थी तो आसपास वाले लोगों ने इंस्पेक्टर अजय की तस्वीर खींची थी जो मरी हुई अवस्था में थी, जिससे ये तो पता चल गया था कि इंस्पेक्टर अजय की मौत हुई है, वो भी सुसाइड करके। पर थोड़ी ही देर बाद उनकी डेड बॉडी वहां से गायब हो गई थी। वो कहां चली गई ये किसी को नहीं पता चला। लोग कहते हैं कि हमारे सामने से ही इंस्पेक्टर अजय की बॉडी गायब हो गई थी। धीरे धीरे करके सब लोग पुलिस स्टेशन में एक के बाद एक मारे जाने लगे। तभी कमिश्नर ने राजीव वाले केस को दोबारा ओपन करवाया, लेकिन तब तक ही ये सारी बातें मीडिया तक भी फैल चुकी थी। लोग कमिश्नर से ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिर उन्होंने पहला साइंटिस्ट वाला वो केस बंद क्यों करवाया। तब कमिश्नर ने एक बहुत ही अजीब बात कही। दरअसल कमिश्नर ने ऐसा कहा कि मुझे रात भर इस केस को बंद करने के लिए बहुत भयानक सपने आ रहे थे। उसके बाद मैंने एक बड़े पुलिस ऑफिसर को बुलाया और उससे ये पता चला कि 3 दिन से वो साइंटिस्ट गायब था। जब उस साइंटिस्ट जैक के फादर से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि दरअसल जैक ने एक मशीन बनाई थी और वो एक अजीब सी डेविल की दुनिया में चला गया था, वो भी अपने सारे दोस्तों के साथ।
उसके बाद वो सारे दोस्त उसी दुनिया का हिस्सा बन गए थे। लेकिन जैक उस डेविल की दुनिया से वापस इस दुनिया में लौट आया, पर अब वो इस दुनिया का हिस्सा नहीं था, अब वो उस दुनिया का हिस्सा बन चुका था। इसीलिए जैक अब अलग दुनिया का हो गया था और अब वो अपनी मशीन से राजीव को भी यहाँ ले आया था, और जो राजीव है उसका दोस्त, वो भी अब उस अजीब दुनिया का हिस्सा बन चुका था। लेकिन न जाने कैसे राजीव फिर से उस अजीब दुनिया में जा चुका है जहां उसे शैतान ले जा चुका है, और जैक भी पिछले 3 दिन से घर नहीं आया है। और जैक को ऐसा लगता है कि वो उस दुनिया में नहीं जा पाया, लेकिन सच तो ये है कि जैक भी उस दुनिया में गया था और वापस इस दुनिया में यानी 3D डायमेंशन वाली दुनिया में आकर एक इंसानी रूप में जीने लगा। लेकिन सच तो ये है कि जैक एक खुद बहुत ही खतरनाक आत्मा बन चुका है। उसके अंदर डेविल वाली शक्तियां हैं। वो कोई साधारण इंसान अब नहीं है, और जो 5 दोस्त जिनकी जैक बात कर रहा है, उन सब की आत्माएं जैक के अंदर है। मैं अभी तक इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि उस बुक में बताई गई एक जगह पर एक अजीब सी विद्या है जिसे रोजाना करने पर वो डेविल आपसे दूर रहती है, और इसी वजह से साइंटिस्ट जैक मुझे नहीं मार पा रहा। दरअसल ये सारी बातें जैक को भी नहीं पता है, पर जब भी जैक को ये सारी बातें याद आने लगती है तो वो एक एक करके लोगों को मारने लगता है। पुलिस स्टेशन में जब वो केस बंद कर दिया गया था तो जैक अपने घर चला गया, लेकिन पिछले 3 दिन से जैक अपने घर वापस आया ही नहीं है। तो अब ये सारी बातें इस कहानी में चल रही है। मैं जानती हूँ कि ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि मैंने इसे इसी स्टाइल में लिखा है। अभी तक की कहानी आपको कैसी लग रही है? मुझे उम्मीद है पसंद आ रही होगी, और कुछ कंफ्यूजन्स भी होंगे, लेकिन वो आगे जाते जाते सब कुछ सॉल्व हो जाएंगे। और इस कहानी से हो सकता है कि आपको बहुत सारे प्रश्न भी पैदा हो रहे हो। और अभी तक ये कहानी पूरी तरह से मिस्टीरियस और रहस्यमयी ही है। तो चलिए अब आगे सुनते हैं कि पुलिस वाले अब क्या कहते हैं। पुलिस वालों ने कहा, देखिए, हम लोग ये सारे एंटिटीज और भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते। ये सब कुछ एक इंसान का खेल है। अगर आप हमारा साथ देंगे, सच सच बताएंगे, तो हम भी आपकी कोई मदद कर पाएंगे। पर अगर आप क्रिमिनल का साथ देंगे, देखिए हम जानते हैं वो आपका बेटा है, लेकिन है तो एक क्रिमिनल ही ना। अगर आप उसका साथ देंगे तो हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। सच बता दीजिए, आपका बेटा जैक कहाँ पर है? तभी जैक के फादर कहते हैं, मैं सच कह रहा हूँ सर, 3 दिन से जैक घर पर आया ही नहीं है। इंस्पेक्टर कहते हैं, तो आप कोर्ट में क्या कहेंगे? तभी अचानक इंस्पेक्टर के सामने ही जैक के फादर गायब हो जाते हैं, और कमरे में एक जोरदार आवाज आती है कि दूसरी दुनिया में एक और व्यक्ति का स्वागत है। अब वो बुक अपने आप अपना रंग बदल रही थी। पहले उस बुक का कलर लाल था, पर अब धीरे धीरे करके वो काली पड़ती जा रही थी। धीरे धीरे करके उस बुक के साथ साथ उसके रंग के बदलने के साथ साथ और भी बहुत से लोगों की मौत होना शुरू हो रही थी। जहां पर साइंटिस्ट जैक काम करता था और जो रहस्यमयी मशीन उसने बनाई थी वो पूरी तरीके से इलीगल थी, पर उन मशीनों में भी अजीब सी जान सी आ चुकी थी, जिस वजह से वो खुद एक अजीब से मौत का रेडिएशन फैला रही थी। यानी यूं कहूं तो वो मशीन एक वायरस पैदा कर रही थी जो धीरे धीरे करके हर एक व्यक्ति को अफेक्ट कर रही थी। वो वायरस एक अजीब सी बीमारी थी जिससे लोगों की हड्डियां धीरे धीरे करके टूटने लगती और अचानक से ही लोग गायब हो जाते। कुछ लोग तो ज़ॉम्बी की तरह हरकतें भी करते थे। इन सब को बंद करने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी कुछ 15 दिनों बाद साइंटिस्ट जैक फिर से वापस आता है और पुलिस वाले उसे फाइनली पकड़कर जेल में डाल देते हैं। साइंटिस्ट जैक को बहुत ज्यादा मारा जाता है। पूरे न्यूज चैनल पर यह भयानक घटना फैलती जा रही थी। तभी साइंटिस्ट जैक ने अपने अंदर रही उन 5 आत्माओं को बाहर निकाल दिया। मेरा मतलब है कि उन्हें जागृत कर दिया
और उसी हिसाब से जैक के अंदर से वो 5 आत्माएं जोर जोर से चिल्लाकर बोल रही थी कि हम सबको तबाह कर देंगे। अब तो ये केस पुलिस वालों से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं हो रहा था और एक अजीब सी मिस्ट्री पैदा किए जा रहा था, जिस वजह से एक बहुत बड़े एग्जॉर्सिस्ट को बुलाया गया और उनसे मदद ली गई। और उसके बाद ये बात सामने आई कि जैक के अंदर लगभग 20 आत्माएं बसी हुई है और वो बार बार जैक को अलग दुनिया में ले जाती है और लोगों का खून करवाती है और फिर से इसी दुनिया में आकर नॉर्मल बन जाती है। जैक अब बहुत ही खतरनाक बिहेव कर रहा था। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी और उसकी आंखें बाहर की ओर भी आ चुकी थी। बाल उसके पूरी तरीके से खराब हो चुके थे और जैक का एक हाथ जैसे मुड़ गया था। पैर में ढेर सारी चोटें थी और लंगड़ाते हुए जैक जेल के अंदर घूम रहा था। इन सब चीजों को देखकर जैक से सभी को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। एग्जॉर्सिस्ट भी अब ये कह रहे थे कि 20 आत्माएं एक ही इंसान पर हावी हो चुकी है और इससे जैक को छुटकारा दिलवाने का कोई साधन नहीं है। ऐसे ही बहुत से पुजारी तांत्रिकों को बुलवाने पर, उन आत्माओं से सवाल जवाब करने पर ये बात सामने आई कि दरअसल जैक के अंदर उसके 5 दोस्तों की आत्माएं नहीं है, वो कोई दूसरी ही 20 अजीब अजीब आत्माएं हैं जिसे जैक ने और उसके 5 दोस्तों ने ही मिलकर मारा है। दरअसल जब उन्हें ये बुक मिली तो उन्हें ये पता चला कि इस बुक के माध्यम से वो किसी दूसरी दुनिया में जा सकते हैं, इसीलिए उन्होंने उस दूसरी दुनिया में जाने के लिए ठान लिया था और इसीलिए अजीब अजीब तांत्रिकों से पूछकर जैक और उसके 5 दोस्तों ने मिलकर 15 लोगों की हत्याएं करवा दी थी और कुछ अजीब विच क्राफ्ट किए, मतलब काला जादू, जिसकी वजह से वो एविल वाली आत्माओं को खुश कर रहे थे और दूसरी दुनिया में प्रवेश करने का साधन और भी आसान कर रहे थे। और इसी वजह से जैक के बाकी 5 दोस्त उस डेविल दुनिया में ही प्रवेश कर गए और वहीं पर रह गए। पर जैक उस दुनिया में जाकर वापस आ गया क्योंकि कुछ 2 साल पहले जैक ने एक अजीब एक्सपेरिमेंट करके 5 लोगों की हत्या की थी और ये हत्या उसने यूरोप में अपने दोस्त राजीव के साथ मिलकर की थी, जिस वजह से जैक के ऊपर ऑलरेडी 5 आत्माओं का वास 2 साल से था। फिर 15 लोगों की हत्याएं की गई और इसी वजह से जैक उस दुनिया में ज्यादा देर नहीं टिक पाया क्योंकि ये 5 आत्माएं और बाकी की 15 आत्माएं इस 3D डायमेंशन में भटक कर जैक को यहीं पर इसी दुनिया में वापस बुला रही थी। और राजीव भी इस दुनिया में वापस आ गया था, पर वो अचानक से दोबारा डेविल की दुनिया में चला गया। पर जब तक जैक के ऊपर उन 20 आत्माओं का वास रहेगा तब तक जैक इसी दुनिया में एक डेविल की स्थिति में जिंदा रहेगा। पर अगर उसे इन 20 आत्माओं से मुक्ति मिल गई तो वो इस 3D दुनिया को छोड़कर एक अजीब सी दूसरी दुनिया में अपने आप प्रवेश कर जाएगा और हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। उसके बाद बड़े बड़े पंडितों को बुलवाकर जैक को जंजीरों से बांधना पड़ा क्योंकि जैक के नाखून धीरे धीरे बहुत बड़े होने लगे थे। वो एक भयानक राक्षस की तरह दिखने लगा था। उसका कद भी बड़ा ही होता जा रहा था और एक एक करके वो बहुत से लोगों की मौतें कर रहा था। जैक की आंखें अब ऊपर की ओर हो चुकी थी और पूरी सफेद हो चुकी थी और अब उसके अंदर से सिर्फ 20 आत्माओं की आवाजें ही सुनाई दे रही थी। बहुत ज्यादा ही डर का माहौल हर एक घर में पैदा होने लगा क्योंकि ये बात हर एक इंसानों के कान तक पहुंच चुकी थी। धीरे धीरे करके पंडितों ने उस मशीन को तोड़ा, उस पर तंत्र विद्या करके बहुत से धागों से बांधकर उसे वश में किया गया और एक अजीब से म्यूजियम में उसे रखवा दिया गया। जैक भी ऐसे ही तड़प तड़प कर
भूख प्यास की वजह से ही मर गया, क्योंकि सभी इन्वेस्टिगेटर और उन लोगों ने ये कह दिया था कि जैक को मारना ही होगा, क्योंकि जैक को बिना मारे अब वो इन सारी आत्माओं से मुक्ति नहीं पा सकते। इसीलिए खुद इन्वेस्टिगेटर पुलिस वालों ने जैक को खाना देना ही बंद कर दिया। बिना खाना खाए बिना सोए जैक बस जंजीरों से बंधा हुआ 25 दिन तक जिंदा था और फिर धीरे धीरे करके वो मर गया। पुलिस वाले जैक की बॉडी को पोस्टमार्टम से चेक करना चाहते थे, पर कुछ ही दिनों में रात को मुर्दा घर में रखी जैक की डेड बॉडी अपने आप गायब हो गई और उसके बाद से ही जैक कभी नहीं मिला। जैक ने और उसके 5 दोस्तों ने ये सारे काम बहुत ही गलत किए थे, जिसकी वजह से बहुत से लोगों की जानें गई थी। पर जैक के मरने के बाद धीरे धीरे अब ये सारी चीजें बंद होने लगी। उसके बाद हर एक घर में हवन और पूजा पाठ करवाए गए और शांति का माहौल दोबारा बनाया गया। अब सबको एक राहत की सांस मिली और फिर से सब लोग अब एक नई शुरुआत करने लगे। कुछ 4 साल बाद म्यूजियम में रखी वो मशीन अपने आप फिर से चलने लगी और उसमें से कुछ अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी और अब फिर से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा घटित होने वाला है। और थोड़े ही दिनों बाद ये पाया गया कि म्यूजियम से उस मशीन को किसी ने चुरा लिया है और वो एक अजीब सा दिखने वाला साइंटिस्ट है। ऐसा सब कुछ म्यूजियम के सीसीटीवी कैमरे में देखने पर पता चला। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो साइंटिस्ट जैक है जो वापस इस दुनिया वालों से बदला लेने आया है, या फिर वो दूसरी दुनिया की डेविल आत्माएं हैं जो इस दुनिया को खत्म करना चाहती है, या फिर ये वो मरी हुई 20 आत्माएं हैं जो वापस से कुछ अजीब करना चाहती है। अब इसके पीछे तो बहुत से सवाल हैं और अब ये तो किसी को समझ नहीं आ रहा कि इस मशीन से क्या दूसरी दुनिया के लोग इस दुनिया में आ जाएंगे या फिर सब कुछ शांत रहेगा। अब ये तो है शायद एक नए खतरे की दस्तक। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? जरूर पसंद आई होगी। वैसे इस ब्रह्मांड में बहुत सी अलग दुनिया है और इसी दुनिया में बहुत अजीब से क्रिएचर्स रहते हैं। कभी ना कभी हर इंसान ने डर को महसूस तो किया ही है, पर हाँ, जो इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा गहराइयों से मानता है उसके साथ डेफिनेटली कुछ ना कुछ अजीब जरूर होता है। वैसे कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन में हो जहां आपको कुछ रहस्यमय चीजें मिल जाए तो क्या आप भी दूसरी दुनिया में जाने का प्रयास करेंगे या इसी दुनिया में अपनी छोटी सी बनाई हुई इस प्यारी सी लाइफ को एंजॉय करेंगे? आपके कमेंट का इंतजार करूंगी और मिलते हैं ऐसे ही भयानक रहस्यमयी और एक नए खतरनाक पॉडकास्ट के साथ।